तो हेलो एवरीवन, जिन भी स्टूडेंट को फिजिक्स की न्यूमेरिकल से डर लगता है या फिर फिजिक्स से डर लगता है ना, इसके बाद में आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोग फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अलोंग विद हम लोग सभी फॉर्मूलाज जो हैं उनका जल्दी से रिवीजन भी करेंगे, प्लस ऑफ मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा, जिसकी हेल्प से कि आप ना न्यूमेरिकल को बड़ी ही आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले छोटा सा काम है, अपने हाथों को थोड़ा सा कष्ट देना है, वो जो लाइक वाला बटन है उसको दबा दो और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिल पाए। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं एक बार फॉर्मूलाज का क्विक रिवीजन, जिससे कि हमें क्वेश्चंस के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला के अंदर आप याद रखेंगे कि 1/f = 1/v + 1/u। अब यहां पर आपको फोकल लेंथ के साइन को जरूर से ध्यान रखना है कि अगर कॉन्केव मिरर बोला जाता है तो उसमें फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, और अगर वहां पे ही हमेशा ही ये जो u रहेगा, ऑलवेज आप ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको नेगेटिव साइन यूज में लेना है ऑब्जेक्ट के केस में। फिर उसके बाद में बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन होता है m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। ठीक है, यहां पर नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है, u का भी यहां पे नेगेटिव साइन आएगा, ये बात ध्यान रहे। जब भी हम क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, जल्दीबाजी में -v/u देखते हैं तो भाई सोचते हैं कि u का भी साइन आ गया, लेकिन u का साइन अलग से आता है नेगेटिव। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के बराबर है। फिर उसके बाद में अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो इस केस के अंदर इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड इमेज बनती है, और उसी के साथ में अगर m की वैल्यू 1 से कम होती है तो इस केस के अंदर डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगी। फिर उसी के साथ में अगर आपको जैसे कि नेचर ऑफ मिरर निकालना है कि क्या मिरर होगा, तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इस केस के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, और अगर m पॉजिटिव है तो इस केस के अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। फिर उसके बाद में आप मिरर कैसे निकालोगे कि कौन सा मिरर है, तो आप बस एक चीज ध्यान रखो, या तो आप पॉजिटिव का ध्यान रखोगे या फिर नेगेटिव का ध्यान रखोगे। अगर ये सोचोगे ना कि भैया नेगेटिव के लिए कॉनकेव होता है, पॉजिटिव के लिए कॉन्वेक्स होता है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखो कि नेगेटिव है तो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव क्या होगा, उसका उल्टा ही होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी तरीके से m अगर नेगेटिव है तो इस केस के अंदर कॉनकेव मिरर फॉर्म होता है। फिर उसके बाद मतलब कॉनकेव मिरर होता है। फिर इसके बाद में आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है μ = वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, डिवाइड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। और अगर जैसे कि मान लो कि दो मीडियम की बात करी जा रही है तो μ(2)(1) को इस तरीके से लिखा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। फिर इसके बाद में आते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के अंदर एक छोटा सा चेंज ये है कि 1/f = 1/v माइनस ऑफ यहां पर 1/u आ जाता है यहां पर, और उसी के साथ में f अगर पॉजिटिव है तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है, उसी के साथ में अगर f नेगेटिव है तो ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारा कॉनकेव लेंस के लिए। फिर उसके बाद में अगर बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन का वही फॉर्मूला होता है m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर चेंज क्या होता है, वो होता है v/u, यहां पे नेगेटिव साइन नहीं आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मिरर होता है उसके इसके अंदर नेगेटिव होता है, इसके इसके अंदर नेगेटिव नहीं रहता। तो बस एक ही बात ध्यान रखो कि मिरर के लिए नेगेटिव होता है, इसके लिए नहीं होता। फिर उसके बाद में सेकंड आता है पावर ऑफ लेंस। किस तरीके से निकालेंगे, पावर = होता है 1 में फोकल लेंथ होती है, यहां पर हमेशा ये मीटर में होता है। एग्जाम में आपको एग्जामिनर जो है वो जानबूझ करके किस में देगा, ये जो फोकल लेंथ है जानबूझ के देगा आपको सेंटीमीटर में, तो आपको ध्यान से इसे मीटर के अंदर कन्वर्ट करके फिर आपको पावर निकालनी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ = हमारे पास में होता है v = IR। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है, जिस वजह से v = I होता है। जैसे हम करंट बढ़ाते हैं वैसे यहां पर वोल्टेज भी बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है R = ρl/a। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर एरिया इंक्रीज होता है तो यहां पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और वहीं पर अगर हम लोग लेंथ इंक्रीज करते हैं तो उसी के साथ में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये आपको पता होना चाहिए, R = l/a। फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस अगर हम लोग सारे सीरीज में लगा देते तो इस केस के अंदर क्या होगा कि R1 + R2 + Rn। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे जो करंट होता है I, वो सभी के अंदर सेम रहता है, वोल्टेज सभी के अक्रॉस डिफरेंट रहता है। उसी तरीके से अगर R पैरेलल की हम लोग बात करते हैं तो इस केस के अंदर क्या होता है कि सभी के अक्रॉस यहां पर वोल्टेज सेम रहेगा और सभी के अक्रॉस करंट डिफरेंट रहता है। ये होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn। यहां पर गलती क्या होती है कि हम लोग लास्ट के अंदर 1/R पैरेलल निकालते, लेकिन हम उससे सीधा आंसर टिक कर देते, लेकिन उसके बाद में आपको आंसर को रिवर्स करना होगा, ये जरूर से ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद में R इक्विवेलेंट क्या होता है,
जो दो रेजिस्टेंस है उनके लिए ये होगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2 होता है। फिर उसके बाद में हीट जनरेटेड की अगर बात करते हैं तो हीट जनरेटेड के लिए होता है आपके पास में H इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर टी, और यहाँ पे आप ओम्स लॉ लगा देंगे V इज इक्वल टू आई आर। वी इसको याद रख सकते हो ओम्स लॉ को, तो वहां से आपके पास में तीन फॉर्मुलाज आएंगे, तीनों आपको ध्यान रखने। और उसी के साथ में अगर हम लोग पावर की बात करते हैं तो पावर होता है P इज इक्वल टू वी आई होता है, और इसी के अंदर जैसे कि हमने ओम्स लॉ लगाया I इज इक्वल टू वी बाय आर किया तो हमारे पास में पावर आ जाएगी V स्क्वायर बाय आर। फिर उसी के साथ में V इज इक्वल टू आई आर करने से P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ गया। अभी कहां पर यूजफुल होगा, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ आपको वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप वहां से पावर निकाल सकते हो, और अगर सिर्फ और सिर्फ करंट दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो ये तीन फॉर्मूला इसके इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कहा गया है कि स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1। तो अब आप जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ो, न्यूमेरिकल जब भी कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करो कि जब भी आप उसको लिखें तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखें। तो यहां पर मैग्निफिकेशन गिवन है वो है -1 ऑफ अ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब जैसे कि यहां पर इसमें ना साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहां पे -50 सेंटीमीटर। अब जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो इसका सबसे पहला पार्ट है, सबसे फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ द मिरर, किस तरीके का मिरर है। तो यहां पर जब आप लोग जानते हो कि अगर m की वैल्यू क्या होती है, वो होती है नेगेटिव, तो इस केस के अंदर रियल इमेज फॉर्म होती है। अब रियल इमेज किस केस के अंदर फॉर्म होगी, वो होगी हमारे यहां पर कॉनकेव मिरर में। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि हमारा ये कॉनकेव मिरर है। देन फिर इसके बाद में इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट की, जो v की वैल्यू निकालनी है आपको इसमें। तो अब आप लोग यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज में लोगे सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाला बड़ा ही सिंपल है, m इज इक्वल टू होता है वो होता है माइनस ऑफ v बाई यू, और यहां पर आपको m की वैल्यू गिवन है वो है -1। तो जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा v इज इक्वल टू यू। ठीक है, तो यहां पर u की वैल्यू क्या है आपके पास में, वो है -50 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू भी वही हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, जब v और u इक्वल होते हैं तो वो वाला पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट होता है आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे कहां पर ये इमेज फॉर्म हो रही है, ये हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हो रही है। देन फिर इसके बाद में इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमसे कहा गया है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, जो हमारा मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी। तो यहां पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि इमेज हमारी है कहां पे, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर से, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन होता है, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो हमसे फोकल लेंथ पूछा गया है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 50 सेंटीमीटर, माइनस ऑफ 50 आ जाएगा, फिर उसके बाद में डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ आ जाएगी। तो यहां से फोकल लेंथ जो आएगी वो आएगी माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी अब हमने कर लिया है। फिर इसके बाद में इसका फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, कि आपको एक रे डायग्राम बनाना है। तो अब चलिए इसका एक बार रे डायग्राम बना करके देख लेते हैं। और ये जो रे डायग्राम है ना, ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है ना तो आता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो आप लोग उसका रे डायग्राम बनाइए। तो ध्यान से सुनो। तो अब हम लोग इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, और फिर उसके बाद में ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस जब ये ड्रॉ हो गई है तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं, इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हमने ये ऑब्जेक्ट को रखा। फिर उसके बाद में आप ये ध्यान रखोगे सबसे पहली जो लाइन जाती है वो जाती है पैरेलल, और जब भी कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहां से पास करती है, वो पास करती है फोकस से। तो ये पॉइंट हो गया हमारा फोकस का, और इसमें आपको है ना रे डायग्राम के अंदर एरोस बनानी जरूरी है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी रे रहेगी वो कहां से जाएगी, फोकस से जा करके यहां से टकरा करके फिर से वो इसके ऊपर पैरेलल चली जाएगी। ये दो रे आपको इसमें बनानी है, जिससे कि जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इन्वर्टेड रहेगी, और ये रियल इमेज फॉर्म होने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये करने से पहले जल्दी से अपने हाथों को उठाओ और थोड़ा सा कष्ट दे करके लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी मजेदार वीडियो मिलती रहे। तो अब हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो
तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन अ स्क्रीन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हमें गिवन क्या है, वो है मैग्निफिकेशन। कितना गिवन है, वो है 3। और यहाँ पे देखो कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का साइन हो जाएगा वो हो जाएगा -3। फिर उसके बाद में हम लोग बोलेंगे कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, की जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर के आगे है, तो यहाँ पर जो u की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर -20 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब v की वैल्यू निकालनी है तो ये बड़ा ही सिंपल है, m इज इक्वल टू -v/u होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि v की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी साइन के साथ में जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। फिर उसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ये जो 1 मार्क के अंदर एमसीक्यू टाइप में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सीधा फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स में पूछा गया था 2023 में। तो अब ध्यान से देखो, अब इसमें सबसे फर्स्ट जो है आप लोगों का ये वाला जो पार्ट है ये रहेगा 3 मार्क्स का। फिर उसके बाद में जो सेकंड वाला पार्ट है ये रहेगा आपका 2 मार्क्स का, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है और ये आपके पास में क्वेश्चन है, तो इस तरीके के लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आएंगे। तो अब ध्यान से देखो, तो इसमें सबसे फर्स्ट कहा गया है कि स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट दैट डिफाइंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द अदर्स। मतलब कि आपको सिंपल सा स्नेल्स लॉ को डिस्क्राइब करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, आप इसमें लिखेंगे सबसे फर्स्ट, आप लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। सबसे फर्स्ट आपका रहेगा कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ आप लोग डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर पासिंग थ्रू अ मीडियम 1 इज इंसिडेंट ऑन द अदर मीडियम 2, then the ratio of their sign of incidence and sign of refraction is a constant। इसको ही हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और इसी को ही स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर आप इतना लिखते हो तो इसमें आपको मिलेंगे 1 मार्क। फिर उसके बाद में आपको मैथमेटिकली अगर आप इसकी इक्वेशन भी लिखती हो कि n ऑफ 2 मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1, तो वो रहता है हमारे पास में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो गई हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर उसके बाद में जो इसमें नेक्स्ट में पूछा गया है वो ये पूछा गया कि एक्सप्रेस इस मैथमेटिकली, जो कि हम लोग कर चुके हैं। फिर इसके बाद में आता है कि हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to the medium related to the speed of propagation of a light in two medium। तो अब आपको वो वाला रिलेशन बताना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अब हम लोग एक बार इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या रहेगा, आपको सिंपल से थ्योरी लिखनी है, जो भी आपसे पूछा जाए पॉइंट बाय पॉइंट आप उसको लिखते चलिए। तो अब हम इसकी थ्योरी में लिखेंगे कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम बी डिनोटेड बाय NAB। मतलब कि NAB से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट जो आएगा वो आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी डिवाइड बाय में आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, और ये हो जाएगा हमारे पास में n ऑफ AB का फॉर्मूला। ये हो गया आपका 1 नंबर। और फिर उसके बाद में अगर आप लोग इसमें आगे लिखते हो, जैसे कि इसके नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है कि स्टेट द नेम ऑफ दिस कांस्टेंट व्हेन वन मीडियम इज वैक्यूम और एयर, कि जब एक मीडियम वैक्यूम है या फिर एयर है तो अब हम लोग इसे क्या कहेंगे। तो ये किसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दैट केस इफ द मीडियम बी इज अ वैक्यूम of air then NAB is called the absolute refractive index। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है absolute refractive index। और फिर उसके बाद में ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये आपकी पूरी थ्योरी है। अब जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास एंड वाटर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम आर। आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि म्यू ऑफ जी ग्लास का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3/2, और उसी के साथ में म्यू ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि है 4/3। अब इसके बाद में कहा गया है कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर कितना गिवन है, वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग इसे लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें यहां से निकालना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर। तो अब हम इसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हम इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे कि जो म्यू ऑफ ग्लास होता है वो क्या होता है, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन
ग्लास, तो इसको हमने लिख दिया ये। फिर उसके बाद में यहाँ से हमारे पास में n ऑफ g इंटू वी ऑफ g इज इक्वल टू आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहाँ से जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है 3/2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू 10⁸ और इज इक्वल टू वी सी। तो यहाँ से जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा 3 इंटू 10⁸ जो कि हो जाएगी वैक्यूम ऑफ लाइट। अब इसी तरीके से आपको ये सेकंड वाला पार्ट करना है इसको, और जल्दी से कमेंट्स में बताना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो रहेगा n ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय में आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और यहां से क्या करोगे आप vc को उठा करके इसमें पुट कर दोगे 3 इंटू 10⁸ और डिवाइड बाय में आ जाएगा 4/3। तो अब आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें कहा गया है कि फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें लिखना होगा कि हमें निकालनी है भाई पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या रहेगी। फिर उसके बाद में बोला गया कि विच फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। उसने क्या बना रहा है, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ऑफ मैग्निफिकेशन -1। तो m इज इक्वल टू -1 है। अगर हमें बोला जाता है कि मैग्निफिकेशन 1 है तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन खुद से इंक्लूड कर लेते, क्योंकि कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर उसके बाद में ऑफ ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, और जो हमारे u है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास में -20 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे पावर निकालनी। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, u की वैल्यू है तो m इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे -v/u, और -1 है तो इस वजह से जो हमारी v की वैल्यू है वो भी कितनी आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद में अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो हमें क्या करना होगा। अब आप बोलोगे कि भैया हमारे पास में u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, तो अब हम लोग मिरर फॉर्मूला लगा करके यूज में ले लेंगे 1/f इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, ये आपकी गलती है। अब ध्यान से देखो इसके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, जब v और u की वैल्यू होती है तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो आपके पास में यहां से वैल्यू किसके आगे, वो आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू हो गया है 20 सेंटीमीटर। तो अब आपको अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यहां से आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ यहां पे हो जाएगी। अब इसके बाद में अगर साइन की बात हम लोग करते हैं, साइन कैसे रहेगा, तो यहां पर बोला जा रहा है कॉन्वेक्स लेंस की, तो यहां पर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर हो गई इसकी फोकल लेंथ। अब इसके बाद में हमें इसकी पावर निकालनी, तो पावर क्या होता है, पावर होता है 1 में फोकल लेंथ मीटर में, ठीक है। तो अब हमें इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है, और जो हमारी फोकल लेंथ आई है यहां से वो आई है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -0.1 मीटर। तो अब आप लोग इसे जब यहाँ पे पुट करोगे -0.1, तो यहाँ से आपके पास में पावर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -10 डायोप्टर। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन है जो कि है हमारे ह्यूमन आई से जो क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे ज़्यादा आते हैं। तो अब लोग एक बार इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 2017 से लेकर के 2023 तक में 3 से 4 नंबर में इनमें से कोई ना कोई एक तो आता है। मेनली आपके 6 पार्ट है, तो हम 6 के 6 देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास में आता है वो आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, सबसे पहले कॉर्निया का फंक्शन हम लोग देख लेते हैं कि कॉर्निया इट इज अ ट्रांसपेरेंट ब्लश ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ अ आई बॉल विच रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई। ये होता है हमारे ट्रांसपेरेंट एक सरफेस होता है जो कि हमारे आई के सबसे फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है वो होता है कॉर्निया। इसका काम क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द लाइट जो कि हमारी आंखों में एंटर करती है। देन फिर इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें कहा गया कि आयरिस क्या होता है। तो आयरिस के लिए हम लोग बोलेंगे कि अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ अ प्यूपिल। साइज ऑफ प्यूपिल किससे कंट्रोल होता है, वो होता है आयरिस से। फिर उसके बाद में आता है प्यूपिल क्या होता है। तो प्यूपिल को हम लोग बोलेंगे कि इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। प्यूपिल की जो साइज है उसको कौन कंट्रोल करता है, आयरिस। और आयरिस का मतलब प्यूपिल का क्या काम है कि जो हमारी आंखों के अंदर लाइट एंटर कर रही है वो कितनी होगी, ये काम होता है प्यूपिल का। फिर इसके बाद में आता है इसका फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया कि क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है। तो अब हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस बेसिकली हमारी आंखों का जो लेंस होता है जो कि हमारी फोकस करके हमारी जो इमेज है उसको रेटिना के ऊपर फॉर्म करते हैं, ये उसका काम होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ अ ह्यूमन आई फोकसेस द लाइट दैट एंटर्स द आई एंड फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। इसका काम होता है इमेज फॉर्म करने का रेटिना के ऊपर। फिर उसके बाद में आते हैं सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी जो मसल्स होते हैं इनका काम होता है कि सिलियरी मसल्स होल्ड्स द आई
लेंस एंड हेल्प्स इन द एडजस्टमेंट ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो सिलेरी मसल्स के हेल्प से ही हमारी आंखों का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है रेटिना। रेटिना क्या होता है कि इट कैप्चर्स द लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर ट्रांसलेटेड इनटू द इमेजेस बाय ब्रेन। इसका काम होता है कि जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो लाइट है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे माइंड को सेंड करता है, फिर उससे हमारे माइंड के अंदर इमेजेस फॉर्म होती हैं। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि राइट अबाउट द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ अ ह्यूमन आई। आपको सिंपल सा डेफिनेशन देना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। जो हमारी आंखों की एबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और फिर इसके बाद में आता है इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया कि एक्सप्लेन व्हाई द इमेज डिस्टेंस इन द आई डजंट चेंजेस व्हेन वी चेंजेस द डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। आपने क्या देखा है कि कभी जैसे कि ऑब्जेक्ट पास में तो हमारी जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन जा रही है, ऑब्जेक्ट दूर है तो जो डिस्टेंस है वो इमेज की चेंज हो रही है। ऐसा नहीं होता, हमें चीजें क्लियर दिखती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो मसल्स है ना वो इस तरीके से हमारी फोकल लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करती हैं कि हमें ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरीके से एडजस्टमेंट होता है कि जो इमेज है वो सीधी की सीधी रेटिना के ऊपर ही फॉर्म, जैसे कि अब मेरे पेंसिल है तो ये मेरे को यहाँ पे भी दिख रही है, अब ये यहाँ पर भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि इसकी जो इमेज की डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, वो रेटिना के ऊपर ही फॉर्म कर रही है। इसकी डिस्टेंस चेंज होने से इसके ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर में कहा गया है, तो अब एक बार देख लेते हैं कि इसका लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से आंसर रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास में रहेगा कि द सिलेरी मसल्स मॉडिफाइज द कर्वेचर टू सम एक्सटेंट, कि कुछ हद तक हमारी जो आंखें हैं वो कर्वेचर को चेंज कर लेती है। एंड द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ अ आई लेंस कैन थस चेंज द फोकल लेंथ, जिसकी वजह से हमारी जो फोकल लेंथ है वो भी चेंज हो जाती है। एज द फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन लेंस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट, वैल्यू टू दिस डिस्टेंस ऑफ द इमेज डज नॉट चेंजेस। की जो हमारी फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाती है तो जो डिस्टेंस ऑफ वी है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जैसा यू चेंज हुआ वैसा ही एफ चेंज हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है, वी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन द सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम्स थिन एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। कि जब हमारा जो लेंस होता है वो अगर रिलैक्स हो जाता है तो उसके इसके अंदर फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, दस इनेबल अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिस वजह से हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। जैसे कि आप पास का देखते हो तो आपकी आंखों की जो फोकल लेंथ होती है ना वो डिक्रीज होती है। जब आप दूर का देखते हो ना तो वहां पर क्या होता है कि आपकी आंखों की जो फोकल लेंथ है वो रिलैक्स हो जाती है और वो वहां पर इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से आप उसे देख पाते हो। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ द मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, उसको दोनों प्रॉब्लम है। तो व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट, कि उसका कौन से जो लेंस है वो इसको सही कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा जो कि दोनों से डिफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि उसको यूज में लेना चाहिए बायफोकल लेंस। फिर इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन आता है। इसके सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि हाउ दिस लेंसेज आर प्रिपेयर्ड, कि जो बायफोकल लेंस होते हैं इनको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। अ कॉमन टाइप ऑफ अ बायफोकल लेंस कंटेन द बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस इसमें होता है, एंड इट इज प्रिपेयर्ड विद द अपर पोर्शन कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विच फैसिलिटेट्स द डिस्टेंट विजन एंड द लोअर पोर्शन कंसिस्टिंग अ कॉन्वेक्स लेंस विच फैसिलिटेट्स द नियर विजन। की जैसे कि अगर दूर का देखना है तो उसके लिए वहां पर यूज में लिया जाता है कॉनकेव, अगर पास का देखना है उसे तो उसके लिए यूज में लिया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। फिर उसके बाद में हमसे कहा गया है कि ये जो पर्सन है, अब जैसे कि ये न्यूमेरिकल है इसका, इसमें कहा गया कि पर्सन नीड्स अ पावर ऑफ अ +3 फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन एंड -3 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, की ये जो फोकल लेंथ है वो उसके लिए कितनी रहेगी। तो अब हमारे पास में इसके दो केस बनने वाले। तो सबसे पहला जो है वो है कि नियर के केस के अंदर क्या रहेगा। तो जब भी नियर विजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नियर विजन के लिए हम लोग बोलेंगे वहां पर कौन सा लेंस यूज में होगा, वो होगा यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज में लेंगे। तो हमारे पास में जो पावर आएगी, पावर इज इक्वल टू होता है 1 में फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर पावर आपको दिया हुआ है प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा 3 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 में फोकल लेंथ। तो यहाँ से फोकल लेंथ जो आएगी वो आएगी आपकी 30
93.33 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए ना कैसे आया। यहाँ पर ये 1/3 गया, 0.33 हुआ, फिर उसको मीटर से सेंटीमीटर में किया तो ये आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं डिस्टेंट विजन की, डिस्टेंट मतलब कि दूर के विजन की, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो पावर है वो सेम है, बस उसका साइन चेंज है। तो इसी वजह से क्या होगा कि जो फोकल लेंथ है वो भी सेम रहेगी, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा, -33.33 सेंटीमीटर हो जाएगी उसकी फोकल लेंथ। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ अ व्हाइट लाइट, की डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट होता क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि द स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। की ये जो हमारी लाइट है, जैसे कि विबग्योर जो बनता है व्हाइट लाइट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फिर उसके बाद में आता है कि स्टेट्स इट्स कॉजेज एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम। आपको एक रे डायग्राम भी बनाना और आपको उसके कॉजेज भी करने। ये 2017 के अंदर 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब हम लोग इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा कि कॉजेज ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, वो होता है कि व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म इट गेट रिफ्रैक्टेड एंड स्प्लिट इनटू द 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। फिर उसके बाद में द स्प्लिटिंग ऑफ अ लाइट रे अकर्स ड्यू टू द डिफरेंट बेंडिंग एंगल्स फ्रॉम ईच कलर। ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट्स के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं और जो प्रिज्म होता है उसमें अलग अलग जैसे कि डिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से क्या होता है कि उसके 7 कलर बनते हैं। और फिर उसके बाद में आता है कि thus each ray when passing through a prism bend at a different angle with respect to the incident beam, thus giving a rise to the spectrum। अब ये अलग अलग एंगल के ऊपर बेंड होती है, जिस वजह से क्या होता है कि हमें यहाँ पर 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिलता है। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी से। अब इलेक्ट्रिसिटी के जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इनको कर नहीं पाते, डर लगता है। मैं आपको बताता हूं। अब देखो, आपको यहां पर I वर्सेस V का ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो अब ऐसे के अंदर क्या करना होता है, आपको कोई भी एक को कांस्टेंट कर देना है। तो आप क्या कर रहे हो, यहां पर V इज इक्वल टू आई आर आप यूज में लेंगे, और यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ये जो I है, हम इसे बोल देते हैं कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमने कांस्टेंट करने के लिए क्या किया, यहां से I की एक वैल्यू हमने ले ली, ठीक है। ये वैल्यू हमने क्या कर ली है, I की यहां पर बोल दिया कि ये I0 वैल्यू है, ये सबके लिए सेम है। अब इसके बाद में आप देखोगे कि रेस्पेक्टिव R2 के लिए ये क्या हो गया, ये हो गया V3, फिर ये इसके लिए वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई V2, और फिर उसके बाद में यहां पर क्या हो गया, ये हो गया V1, ठीक है। हमने इस तरीके से इसे मार्क किया। अब देखो, अब जो हमारे ये I कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। V इज प्रोपोर्शनल टू R हुआ। तो अब आप यहां पर रिलेशन निकालोगे, वोल्टेज के अंदर रिलेशन निकालो, तो यहां पर सबसे बड़ा क्या है, वो है V1, फिर उसके बाद में कौन सा है, फिर उसके बाद में है आपका V2, और सबसे कम क्या है, वो है V3। अब इसी तरीके से रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल है, जैसे कि V इज प्रोपोर्शनल टू R है, तो यहां पर क्या है, क्योंकि I यहां पे कांस्टेंट किया हमने, जिस वजह से ये आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि R1, फिर उसके बाद में R2, फिर उसके बाद में R3। इस तरीके से आपको करना है। ये बड़ा ही सिंपल सा टेक्निक है जिसको कि आप लोग यूज कर सकते हो। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। आई थिंक कि इसका आंसर हमने हाँ ये सही किया है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में चलते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस चैप्टर से ज्यादा आते हैं। तो न्यूमेरिकल आपको ना हर एक फॉर्मूला से मैं आपको बता दूंगा, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो अब ये जो है हमारा, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि कॉपर वायर हैज अ डायामीटर। हम क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट में हमारा काम होता है गिवन का लिखने का। तो हमारे जो डायामीटर है वो कितना है, 0.5 मिलीमीटर। आप लिखते हुए चलना कौन सी यूनिट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि रेजिस्टिविटी हमें क्या दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये देखो यहाँ पर मीटर में दिया गया है और ये दिया गया है हमें मिलीमीटर में। फिर उसके बाद में बोला गया है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। आपको 100 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, तो इसके लिए लेंथ की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हम लोग यूज में लेंगे, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कितना है, वो है 100 ओम, जो कि हमें गिवन है। और फिर उसके बाद में लेंथ हमें इसकी निकालनी है, और रेजिस्टिविटी है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ये हो गया लेंथ, जो कि हमें फाइंड करनी है। अब आती है बात एरिया की। तो एरिया हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो एरिया क्या होता है, एक सर्कुलर वायर है तो उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग इसे लिखेंगे पाई इंटू, यहाँ पर हमें जो डायामीटर है वो डायामीटर गिवन है, तो हम लोग लिख देंगे D/2 सेंटीमीटर।
अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 और जो हमारा डायामीटर था ये कितना गिवन था, हमें ये था 0.5 मिलीमीटर गिवन था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, मतलब कि मीटर के अंदर इसे जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर डिवाइड बाय में आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको रहेगा, क्योंकि 0.5 मिलीमीटर है, इसको कन्वर्ट हमने मीटर में किया है तो इसके लिए हमने 10⁻⁻⁴ से इसे मल्टीप्लाई किया है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास में इसकी वैल्यू आएगी 1.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट करिए तो ये क्या है 1.9 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू आएगी, वो आएगी आपके पास में 1200 मीटर। ठीक है, 1200 मीटर आ जाएगी आपके पास में लेंथ ऑफ रेजिस्टर, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व होता है। फिर उसके बाद में इसके सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ द डायामीटर इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग द लेंथ। की जो अगर हमारा डायामीटर है उसे हम लोग चेंज करते हैं, हम क्या कर रहे हैं इस बार, जो डायामीटर था जैसे कि डी डैश था उसको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 2D। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में हमें उसे 2 टाइम्स कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, जब डायामीटर डबल होगा और लेंथ क्या है इसके अंदर, लेंथ उसकी कांस्टेंट L ही है, तो और हमें नया रेजिस्टेंस R डैश निकाल। तो ध्यान से देखो, तो हम लोग बोलेंगे कि R इज इक्वल टू क्या था, वो था रो L बाय A। तो R डैश क्या होगा, R डैश होगा रो L वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर एरिया के अंदर चेंजेस होंगे क्योंकि यहाँ पर इसके डायामीटर में चेंज हुआ था। तो अब जो हमारा नया डायामीटर है उसके अकॉर्डिंग इसका न्यू एरिया क्या रहेगा, तो न्यू एरिया को हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा A डैश इज इक्वल टू हो जाएगा पाई R डैश स्क्वायर। तो अब हम लोग जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में कि ये जो है 2D है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, जो रेजिस्टेंस है वो भी कितने टाइम हो जाएगी, हो जाएगी 2 टाइम्स, तो 2R का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर क्या है, हमारा पुराने वाला एरिया, तो हम बोल सकते हैं कि हो गया 4A। तो नया वाला एरिया कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो R डैश A डैश। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि भैया ये रो L बाय कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4A, क्योंकि A डैश की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है कि वो उससे 4 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर रो L बाय A की वैल्यू आपके पास में कितनी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो उसका रेजिस्टेंस है वो कितना है 100 ओम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 100 बाय 4, तो यहाँ से आ जाएगा 25 ओम हो जाएगा उसका न्यू रेजिस्टेंस। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ना 2018 में पूछा गया था ना, किसी भी स्टूडेंट से सॉल्व नहीं आता, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ के आए थे क्योंकि समझ में नहीं आया था कि करना क्या। तो ध्यान से देखो, इसमें कहा गया है कि शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर ईच ऑफ 9 ओम। 9 ओम के 3 आपके पास में रजिस्टर हैं, सो दैट कि उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो एक तो 13.5 ओम आए और दूसरे वाला 6 ओम आए। अब आप बोलोगे कि भैया इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता, हम तो अभी कर देंगे। आप एक काम करो, ये जो है ना सबसे पहले इनको सीरीज के अंदर लगा दो। 9 + 9 आप करोगे तो भैया 18 ओम आ गया। चलो ये तो नहीं हुआ, सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं कि हम पैरेलल में लगा देते हैं 1/9 + 1/9 + 1/9। तो भैया इससे भी 3 ओम आ रहे हैं। तो अब हम क्या करें, ठीक है, अब हम क्या करें, तो देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना दिमाग यूज में लेना है, कैसे हो रहा होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट आप देखो कि हमारा ये जो ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर क्या बोला गया है आपको, आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए 13.5 ओम। अब देखो आपको हर एक रेजिस्टेंस जो कितने का गिवन है वो है 9 ओम का गिवन है। तो अब हम मान लेते हैं कि 13.5 को कैसे लिखा जा सकता है, 9 ओम प्लस ऑफ 4.5 ओम। तो क्या आपको पिक्चर दिखने लगी कि 9 ओम प्लस ऑफ 4.5 ओम। तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते। 4.5 ओम को लाने के लिए हम क्या करेंगे, दो जो 9 ओम के रजिस्टर्स हैं उनको क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। क्या कर दिया, उनको पैरेलल के अंदर हमने जब कनेक्ट किया तो 1/9 + 1/9 आ गया 4.5, और जो एक 9 ओम का है उसको उसके साथ में कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज के अंदर। तो टोटल क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास में 13.5 ओम। इस तरीके से आपको करना है। मैं आपको इक्विवेलेंट एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं कैसा हमारा डायग्राम बनेगा। इस तरीके से हमारा डायग्राम रहेगा, और फिर उसके बाद में ये जो 2 रजिस्टर हैं ये हमारे कनेक्टेड रहेंगे पैरेलल के अंदर। ये 9 ओम का है, ये 9 ओम का है, और ये 9 ओम का है। इसमें से जब हम लोग इनका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे पैरेलल के अंदर, ये आ जाएगा 4.5, और इसके साथ में सीरीज में करेंगे तो ये हो जाएगा 13.5। ठीक है, समझ के फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में अगले में हमसे कहा गया है कि हमें चाहिए 9
ओम मतलब 6 ओम रेजिस्टर चाहिए। तो अब ये कैसे आएगा? तो इसको लाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। हमें कितना रेजिस्टेंस चाहिए? वो चाहिए 6 ओम। और जो हमारा पैरेलल के अंदर अगर हम टोटल करते हैं जो कि आर इक्विवेलेंट रहेगा वो रहता है 3 ओम। तो क्या इससे बात बनेगी? इससे बात नहीं बनेगी। तो अब हमने ये करके देख लिया 13.5 आ गया, लेकिन हमें कितना चाहिए? वो चाहिए 6 ओम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि यार ये इसको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि भाई एक बार एक काम करते हैं कि जो दो रजिस्टर हैं उनको क्या करते हैं हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद में जो बचा हुआ रजिस्टर है उसको इसके साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो क्या इससे बात बनेगी? ये 9 ओम का है, ये 9 ओम का है, और फिर उसके बाद में ये भी 9 ओम का है, ठीक है। तो क्या इससे बात बनेगी? तो आप देखोगे कि भाई 9 ओम और 9 ओम कितना हो गया? ये हो गया 18 ओम का रजिस्टर, और 1/18 प्लस ऑफ 1/9। तो क्या यहां से हो रहा है? एकदम से सही हो रहा है भैया, जो आपने बोला था वैसा ही हो गया। तो बस यही बात है, आपको सिंपल सा थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा कि पहले हमने दो को पैरेलल में किया था, अब दो को सीरीज को और उसके साथ में पैरेलल में हमें कनेक्ट करना है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा माइंड ट्रिकी वाला क्वेश्चन था जो कि आपको एग्जाम में ना क्लिक करे अगर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं और हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से देखना। इसमें कहा गया है कि 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ, कि जो उसकी लेंथ है उसको क्या किया गया है? यहाँ पर 2 टाइम्स किया गया है। तो अब ये जो ए वाला पार्ट है ध्यान से रखना, अगर आपको जब तक क्वेश्चन के अंदर कहा नहीं जाए कि उसका एरिया कांस्टेंट है तो आप उसका एरिया कांस्टेंट लेकर के चलो। लेकिन अगर आपको कह रहे हैं कि एरिया के बारे में कुछ भी नहीं है तो आपको वहां पर बाय डिफॉल्ट लेना है कि जो एरिया है अगर लेंथ डबल होती है तो जो उसका एरिया रहता है न्यू वाला वो रहता है हाफ रहता है, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है जब ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब लेंथ डबल कर दी तो एरिया हाफ हो जाएगा, तो न्यू आर डैश कितना आएगा हमारे पास में? वो आ जाएगा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहां पर आपके पास में जो लेंथ है वो हो गई 2l, फिर उसके बाद में एरिया कितना हो गया? वो हो गया a/2। तो यहां से आ जाएगा आपके पास में 4 टाइम्स ऑफ न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन अभी हम करके आए थे ना वैसे ही ये क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 3 रेजिस्टर ऑफ 2 ओम, कि आपके पास में 3 रेजिस्टर हैं, कितने ओम के? 2 ओम के हैं। अब बोला क्या है आपको कि आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट टोटल रेजिस्टेंस इज 3 ओम, कि उनका जो टोटल है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 3 ओम। तो आप वो कॉम्बिनेशन बताओ। तो अभी हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन करके आए थे वही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2020 में, और जो हम क्वेश्चन करके आए थे वो पूछा गया था 2018 के अंदर। तो वही कंसेप्ट फिर से रिपीट हुआ। तो अब मैंने आपको सिखाई दिया था कि 3 ओम है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे 2 ओम प्लस 1 ओम। तो अब 1 ओम किस तरीके से बनेगा? 1 ओम के लिए आपको क्या करना होगा? 2 ओम को दो जो ओम के हैं इनको पैरेलल के अंदर आप कनेक्ट करोगे, तो आपके पास में 1 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा और उसके साथ में आप सीरीज के अंदर 2 ओम को कनेक्ट कर दोगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला केस है ना 13.5 वाला, वैसा ही ये वाला है। तो एक बार इसका कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन किस तरीके से रहेगा। तो सिंपल सा कॉम्बिनेशन है कि एक 2 ओम का रजिस्टर ये हो जाएगा, फिर बचे हुए जो 2 ओम के रजिस्टर हैं उसे हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हो जाएगा ताकि इनका जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 1 ओम आपके पास में, प्लस और फिर ये 2 ओम हो गया, तो मिला करके 3 ओम हो जाएगा। वही कंसेप्ट रिपीट हुआ है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये जो सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको ओम्स लॉ यूज में लेना है, V इज इक्वल टू IR से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो इसमें कहा गया कि करंट इन ईच रजिस्टर आपको निकालना है। तो 6 वोल्ट की आपको बैटरी गिवन है, तो आप यहां पर लिखोगे V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज जो है इन सभी के अक्रॉस वो कितना रहेगा? वो रहेगा 6 वोल्ट, ठीक है। जैसे कि ये 30 ओम है, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट रहेगा, तो 6 वोल्ट इज इक्वल टू I और R हो जाएगा यहाँ पे 30। तो I की जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो आ जाएगी 1/5, जो कि आ जाएगा 0.2 एम्पेयर। इतना आसान है। फिर इसी तरीके से जो आप R की वैल्यू अगर 10 कर दोगे तो I की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10/6। फिर I3 जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 10/5। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास में 2 एम्पेयर। इस तरीके से रहेगा आपके पास में ये। फिर उसके बाद बोला गया है टोटल करंट कितना रहेगा, तो आप लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, या फिर इन तीनों का करंट आप आपस में ऐड कर दो तो आपके पास में I इक्विवेलेंट आ जाएगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में तो कोई हर्ज ही नहीं होना चाहिए, ये तो आप लोग ही बताओगे कि 1/R इक्विवेलेंट क्या रहेगा? 1/30 प्लस ऑफ 1/5
अपॉन में 10 प्लस ऑफ 1 अपॉन में 5। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे टोटल में आ जाएगा 31 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे जब हम करेंगे आ जाएगा 10 अपॉन में 30। तो आर इक्विवेलेंट जो है वो 10 अपॉन 30 नहीं रहेगा, वो रहेगा आपके पास में 3 ओम। आपको लास्ट में उसको रिवर्स भी करना होगा। ये हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व कर रहे हैं, तब फास्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन था ये। 2022 के अंदर शायद ये क्वेश्चन आया था और बड़ा ही टफ क्वेश्चन था। कोई भी स्टूडेंट इसे सही मार्क नहीं कर गया, तब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होने लग रही थी। ध्यान से देखना, इसमें कहा गया कि दो बल्ब हैं, एक है 100 वाट का और दूसरा है 40 वाट का, आर कनेक्टेड इन सीरीज, कि उनको सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है। एंड द करंट थ्रू द 100 वाट बल्ब इज 1 एम्पियर, कि उनको सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। और जो 100 वाट के अक्रॉस हमारा करंट है वो कितना है, वो है 1 एम्पियर। तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि द करंट थ्रू 40 वाट बल्ब, 40 वाट बल्ब के थ्रू आपका करंट कितना रहेगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। अब आप बोलोगे कि भैया इसके अंदर तो हमें वोल्टेज भी नहीं दिए हुए, तो अब हम क्या करेंगे कि ये 40 के अक्रॉस 1 एम्पियर हो रहा है, तो इसके अक्रॉस कितना होगा 1 बाय, हम लोग इसको कर देंगे 100/40, तो हम इसे निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो, इसमें एक बात लिखी हुई है। वो क्या लिखी हुई है, सीरीज के अंदर। और सीरीज के अंदर क्या होता है, करंट रहता है सेम। तो सेम करंट है तो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इसमें भी 1 एम्पियर ही फ्लो करेगा। इस तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। हम समझ नहीं पाते क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। वोल्टेज दिया नहीं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर सीरीज लिखा हुआ था, जिस वजह से क्या हुआ, इसके अंदर करंट सेम हो गया, तो 1 एम्पियर इसमें फ्लो करेगा। फिर उसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। इमेजिनरी कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन होता है उसको डिनोट करने के लिए जो लाइंस को ड्रॉ करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर उसके बाद में आता है कि इट डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। कि जब बाहर होता है तो कहाँ से होता है, नॉर्थ से साउथ होते हैं, और इनसाइड में कहाँ से होते हैं, साउथ से नॉर्थ होता है। ये होता है आपके पास में बार मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। फिर सेकंड आता है, जो सेकंड स्टेटमेंट, मतलब कि ये तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। अब इसके बाद में बोला गया कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उससे भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर आता है। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर इसका पता होना चाहिए कि द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलती है, उसकी डायरेक्शन मिलती है। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इन केस टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट ईच अदर, कि अगर मान लो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर लेती, जैसे कि ये पी पॉइंट है, इसके ऊपर ये गलती से इंटरसेक्ट कर लेती हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, एक तो ये टेंजेंट बी वाली हो गई और एक ये इधर से टेंजेंट हो गई ये ए वाली। तो क्या एक पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट फॉर्म होती हैं, तो आंसर है नहीं होती। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये है इसके पीछे का रीजन, और ये तो आप लोग मैथ्स में पढ़ के भी आए हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, वो क्लोज्ड कर्व होती हैं, इसको जस्टिफाई करो। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि इट इज टेकन बाय द कन्विक्शन दैट द फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। ये वो स्टार्ट होती हैं नॉर्थ पोल से और एंड होती हैं कहां पर, साउथ पोल के ऊपर। एंड इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड लाइन इज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। मतलब कि क्या है कि सबसे पहले बाहर देखो, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आप देखोगे तो कहां से जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है। लेकिन वहीं पर अगर इनसाइड हम लोग देख रहे हैं तो वो जा रही है नॉर्थ से साउथ। तो पूरा पूरा एक लूप कंप्लीट हो रहा है। जब एक पूरा पूरा लूप कंप्लीट हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये एक क्लोज्ड कर्व है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा कि इट इज अ, दैट्स व्हाई इट इज अ क्लोज्ड कर्व लाइंस। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कि ये एक जैसे कि नॉर्मल से एक छोटी सी एक्टिविटी बेस्ड होते हैं वैसे क्वेश्चन है ये। तो इसमें कहा गया है कि
कि अ कंपस नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, कि कंपस था जैसे कि हमारा वायर है, इसके पास में कंपस को रख दिया गया है। एंड स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव द रीजन, कि आपको रीजन भी देना है और बताना है कि क्या होगा। सबसे फर्स्ट अगर हम लोग क्या करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, तो उसका हम लोग लिखेंगे कि एज द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द करंट। तो भैया हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, करंट के, कि कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है। तो अगर आप यहां पर इसकी करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी यहां पे इंक्रीज होगी। दैट्स व्हाई सो द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल इंक्रीजेस, जिस वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्शन उसका इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद में कहता है कि द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर, उसको दूर लेकर के जाएंगे, तो दूर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा, और जब डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कम होगा, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन कम आएगा, ये इसका रीजन है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि सिंस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द वायर, हेंस द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास डिक्रीजेस व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अवे फ्रॉम द कंडक्टर। देन फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि दो कॉइल्स हैं, जैसे कि कॉइल 1 और कॉइल 2 गिवन है। इसके अंदर कहा गया है कि जो कॉइल 1 हैज कंपेरेटिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा, और आपको बताना है कि जब की क्लोज होगी, जैसे कि हमारी ये जो की है, जब हम इसे बंद करेंगे तो क्या डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में, फिर उसके बाद में जब ये ओपन रहेगी तो क्या डिफ्लेक्शन आएगा, और आपको उसका रीजन देना है। तो हमारा सबसे फर्स्ट रहेगा कि जब हमारी की क्लोज रहेगी तो आफ्टर सेटिंग अप द सर्किट एज शोन वी कैन ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू द सेकंड कॉइल। ये बेसिकली लैंग्वेज लिखी जा रही है कि उसको कनेक्ट कर रखा है, आप ये साइंस के अंदर थोड़ा बना करके भी लिख सकते हो अपने मन से, थोड़ा आंसर बड़ा दिखाने के लिए। फिर उसके बाद में कहा गया कि दिस इज बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड थस अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट हुआ, और जब इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ तो करंट के फ्लो होने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। और अब इसके बाद में आता है इसका सेकंड केस, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया कि व्हेन की के इज ओपन, जो की है उसको ओपन रखा जाएगा तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि आफ्टर क्लोजिंग इट फॉर सम टाइम इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन बट दिस टाइम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, की जैसे कि हम लोगों ने जब ऑन किया था उस केस के अंदर अलग होगा, और जब क्लोज कर रहे हैं तो उस केस के अंदर अलग होगा, वही होगा। और फिर उसके बाद में ये ऐसा इसलिए होगा बिकॉज व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इन कॉइल 1 द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट चेंजेस इन द अपोजिट डायरेक्शन एज अ फर्स्ट केस, थस इंड्यूसिंग अ करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है ये है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको एक्टिविटी लिखनी है। तो एक तो आप यहां पर ध्यान रखोगे कि आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ना, उसी के साथ में ये जो एक्टिविटी है इसको अपने वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। तो इन दोनों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। आई होप कि आपने अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।